हेलो एवरीवन, आई होप ऑल यू आर गुड एट होम। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर हमारा एक चैप्टर फिनिश कर लिया था। क्या नाम था उस चैप्टर का? लॉज ऑफ मोशन। ये हम लोग हमारी पिछली क्लास के अंदर फिनिश कर चुके थे। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 6। क्या नाम है इस चैप्टर का? वर्क एनर्जी एंड पावर। क्या नाम है इस चैप्टर का? वर्क एनर्जी एंड पावर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? वर्क एनर्जी एंड पावर। ये चैप्टर हम लोग पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। पहले भी का मतलब क्या है कि 10th के अंदर हम लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस हैं। बाकी सब 10th के जैसा ही है वर्क एनर्जी और पावर के चैप्टर के अंदर। तो बेसिक एक बार इनको देख लेते हैं। वर्क कब होता है साइंस के अकॉर्डिंग? वर्क कब होता है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो। फोर्स लगाने से क्या हो? डिस्प्लेसमेंट हो। उसकी पोजीशन के अंदर क्या है? चेंज है। उसकी पोजीशन के अंदर क्या है? चेंज। तब क्या होता है? वर्क। एनर्जी क्या होती है? द एबिलिटी टू डू वर्क। आपको वर्क तो दे दिया, बट उसको आप कैसे करोगे, उसके लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो क्या होती है? एनर्जी। पावर क्या होता है? आप किसी वर्क को कितने टाइम के अंदर पूरा कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम। जो वर्क एंड टाइम का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पावर। उसे हम क्या बोलते हैं? पावर। ये सब हम लोग बेसिक पढ़ चुके थे 10th के अंदर भी। अब हम लोग इसमें आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या देखते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है जब हम दो स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें। दो स्केलर क्वांटिटीज को क्या करें? मल्टीप्लाई। ये स्केलर प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटीज का भी हो सकता है और वेक्टर क्वांटिटीज का भी हो सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। जैसे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं हमारे पास। एक है ए वेक्टर जो हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और एक दूसरा वेक्टर है बी जो हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे ये x1 y1 z1 है तो वो लिखा हुआ हमारे पास x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये हमारे पास इस तरह से गिवन है। दो वेक्टर्स हमारे पास क्या है? इस तरह से गिवन है। एक वेक्टर क्या है? a वेक्टर, और एक वेक्टर क्या है? b वेक्टर। x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और दूसरा वेक्टर क्या है? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। इन दो वेक्टर्स का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड याद है कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का? जैसे यहाँ पे ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ये किसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा? बी वेक्टर का। क्लियर है सबको? तो ये दोनों क्या है? इनके मैग्नीट्यूड है। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट, या फिर इसे क्या बोलते हैं हम लोग? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। कैसे इसको करते हैं? हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, जैसे हमारे पास ये दोनों वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई। तो कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे? a डॉट b, a डॉट b। a डॉट b का मतलब क्या होता है? a डॉट b का डायरेक्टली क्या मतलब है कि आप लोग i वेक्टर के कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कंपोनेंट का मतलब पता है? जैसे हमने इक्वेशंस पढ़ी थी बचपन में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कौन सी इक्वेशन होती है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर का कांस्टेंट टर्म कौन सा है? a। x का कोएफिशिएंट क्या है? b। और c का कोएफिशिएंट क्या है? c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो वैसे ही यहाँ पर i कैप का कोएफिशिएंट क्या है? x1। यहाँ पे i कैप का कोएफिशिएंट क्या है? x2। यहाँ पे z कैप का कोएफिशिएंट y1 और z कैप का कोएफिशिएंट y2।
सिर्फ कॉफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी सिर्फ आई कैप के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा x1 x2। फिर y कैप के j कैप के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा y1 y2। और फिर k कैप के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा z1 z2। ये क्लियर है? तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट सेम का सेम के साथ, यानी आई कैप के कॉफिशिएंट को आई कैप के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, y कैप के y कैप और z कैप के z कैप। एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। क्या किया हमने यहाँ पे एग्जैक्टली, जैसे हमारे पास ए वेक्टर हमारे पास गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर हमारे पास गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये हमारे पास गिवन है। तो इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आएगा a डॉट b विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 3 इंटू 4 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 17। इस तरह से हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको डॉट प्रोडक्ट, यानी आई कैप के कोएफिशिएंट को आई के साथ वाले से मल्टीप्लाई दूसरे वेक्टर के, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये क्या होता है डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है सभी को? इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ, और ये किसके इक्वल होता है इसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और साथ में cos थीटा के, और साथ में cos थीटा के। a डॉट बी, ये जो आपने प्रोडक्ट ऊपर निकाला ये किसके इक्वल होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। ये थीटा क्या है cos थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b। थीटा क्या है a और b वेक्टर्स के बीच में एंगल। इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो cos थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा a और b का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो cos थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर और नीचे उन दोनों का मैग्नीट्यूड। क्लियर है सभी को? तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट या फिर एंगल बिटवीन देम। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों एक जैसे ही होते हैं, दोनों क्या होते हैं एक जैसे। इसी तरह से इनमें हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है सबको? ऑलवेज रिमेंबर दैट ओनली कोएफिशिएंट्स यू हैव टू मल्टीप्लाई। आपको किसको मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट्स को। क्यों मल्टीप्लाई करना है उसका भी एक रीजन है। वो रीजन क्या होता है कि जब हम आई कैप को आई कैप के साथ स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं आई डॉट आई, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 1। जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वैल्यू कितनी होती है 1। के को के के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वैल्यू कितनी होती है 1। जब हम सेम डायरेक्शन यूनिट वेक्टर्स को, जो यूनिट वेक्टर्स है हमारे पास आई जे के, जब हम आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर, कौन से प्रोडक्ट के अंदर डॉट प्रोडक्ट के अंदर, तो आंसर कितना आता है 1 आता है। तो आंसर कितना आता है 1। इसीलिए हमने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई किया, बाकी को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि जब हम एक यूनिट वेक्टर को दूसरे अलग यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आई डॉट जे, जैसे हमने क्या लिखा आई डॉट जे, या फिर जे डॉट के, या फिर के डॉट आई वेक्टर, इन सभी केसेस में आंसर किसके इक्वल आता है 0 के इक्वल। इन सभी केसेस में आंसर किसके इक्वल आता है 0 के इक्वल। क्लियर है सभी को? अब कैसे, ये हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हमने सिर्फ इन दोनों को ही मल्टीप्लाई किया, बाकी का आंसर क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है सबको? यहाँ तक आगे देखते हैं। हमने देखा कि a डॉट बी, यानी जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है किसके, a के मैग्नीट्यूड के, b के मैग्नीट्यूड के और cos थीटा के। आगे हमने क्या देखा, i का i के साथ 1 होगा, j का j के साथ 1 होगा, और k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। बट i डॉट j कैप इक्वल्स टू क्या होता है 0, j डॉट k कैप इक्वल्स टू क्या होता है 0, और k डॉट i कैप इसके इक्वल होता है 0।
ये अभी हमने देखा है। यहाँ पर यहाँ तक प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या गिवन है यहाँ पर कि जब हम सेम वेक्टर को, सेम यूनिट वेक्टर को दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। बट अगर अलग अलग यूनिट वेक्टर्स हैं तो आंसर क्या आएगा, 0। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास ए वेक्टर गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप और बी वेक्टर हमारे पास गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप। हमें इसका सॉल्व करना है। तो वैसे तो हमारे पास कितनी क्वांटिटीज आनी चाहिए, 4, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो a डॉट b इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप डॉट प्रोडक्ट विद 3i कैप प्लस 2j कैप। हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको इससे फिर इसको इससे, तो 2 × 3 6 i कैप इंटू आई कैप, फिर इसको इससे करेंगे तो 2 × 2 4 i कैप इंटू j कैप, फिर इसको इससे करेंगे तो 3 3 9 j कैप इंटू आई कैप, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस 6 j कैप इंटू j कैप। तो j कैप इंटू j कैप क्या होता है, 1, तो ये 1 हो गया। ये i कैप इंटू आई कैप क्या होता है, 1, तो ये भी क्या हो गया, 1। ये क्या हो जाएगा, 0, ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या आएगा, 6 - 6 = 0। ये पहले ही 0 हो गए क्योंकि परपेंडिकुलर जो वेक्टर्स हैं, आपको पता है, याद है, i कैप इधर होता है और j कैप इधर होता है, ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो जब हम दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। कौन से प्रोडक्ट के अंदर, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। कौन से प्रोडक्ट के अंदर, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर। क्लियर है सभी को, बच्चों क्लियर है ये? तो ये होता है स्केलर प्रोडक्ट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इस प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर आपने a को b से डॉट प्रोडक्ट किया तो इसका डॉट प्रोडक्ट b × a के इक्वल होगा। क्या मतलब है इसका, अगर आप लिखते हैं, जैसे सिंपल मैथमेटिक्स में बात करें तो 2 × 3 किसके इक्वल होते हैं, 3 × 2 के। तो वैसे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को भी हम इस तरह लिख सकते हैं। फिर सेकंड, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर सेकंड, जब हम 3 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे a, b और c, और हमने इसको इससे ऐसे मल्टीप्लाई किया, पहले a और b को कर दिया और फिर इसको c के साथ कर दिया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले यहाँ पे हम लोग b और c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b और c को पहले, फिर उसको किससे कर रहे हैं, a से। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले a और b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसको किससे कर रहे हैं, c से। तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो भी आंसर क्या आएगा, सेम। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव। यानी कि जो स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट होता है, उसका प्रोडक्ट जो होता है उसका रूल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि वो एसोसिएटिव भी होता है और कम्यूटेटिव भी होता है। क्लियर है सभी को, एसोसिएटिव का मतलब और कम्यूटेटिव का मतलब। फिर अगर हम किसी वेक्टर को 0 वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। अगर हमने 0 वेक्टर या नल वेक्टर के साथ किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, 0 या फिर नल वेक्टर। कोई प्रॉब्लम इसमें। फिर ये जो सारे रूल्स होते हैं, ये सारे रूल्स हमें यूज करने सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज के लिए या फिर वेक्टर क्वांटिटीज के डॉट प्रोडक्ट के लिए। 2 चीजें ध्यान रखना, या तो स्केलर क्वांटिटीज के लिए या फिर वेक्टर क्वांटिटीज के स्केलर प्रोडक्ट के लिए। जैसे वर्क होता क्या है, स्केलर होता है। वर्क क्या होता है, स्केलर, एक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डॉट है यहाँ पर, ये कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कौन से हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटीज है, वेक्टर। तो ये सब होता है स्केलर प्रोडक्ट के अंदर। ये सब किसके अंदर होता है, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर। तो ये सारे एग्जांपल हमें देखने। अब अगर 2 वेक्टर्स हमारे पास गिवन है, जैसे दोनों सेम वेक्टर्स हैं,
तो ए डॉट ए ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। कैसे, जैसे हम इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या है, 2 2 4, क्या आ गया 4 और 3 3 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 13। और अगर इसका मॉडुलस भी निकालेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी किसके इक्वल आएगा, इसी के इक्वल आएगा। क्लियर है सबको। अगर हम दो वेक्टर्स, सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सेम वेक्टर्स का क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल। क्लियर है सबको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। देखा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है, जो हमने 10th में भी अभी रिसेंटली पढ़ी है, बोर्ड एग्जाम में दिए हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या नाम है इस थ्योरम का बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या होती है, ये थ्योरम हमने पढ़ा था 10th में भी, सेम वही थ्योरम होती है, सेम थ्योरम। क्या होता है इस थ्योरम के अंदर कि जो वर्क होता है, दैट वर्क रिक्वायर्स सम एनर्जी, दैट वर्क रिक्वायर्स सम एनर्जी। हम कोई भी वर्क कर लें वो बिना एनर्जी के हम उसको फिनिश नहीं कर सकते। एवरी वर्क इन साइंस रिक्वायर्स एनर्जी। चाहे कोई सा भी वर्क हो साइंस के अंदर, उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए उसे, एनर्जी। तो उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम है तो कैसे यूटिलाइजेशन इसका होगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसमें बेसिक से हमारे, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। किससे स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, क्या इक्वेशन होती है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v क्या होता है यहाँ पर, v फाइनल वेलोसिटी, v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है, एक्सेलरेशन, a क्या होता है, एक्सेलरेशन। x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये हमने पढ़ लिया था 9th क्लास में, फिर भी नहीं समझ में, याद नहीं है तो थोड़े पीछे के चैप्टर्स पढ़ना, उसमें पता चल जाएगा। f क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, हमने चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं हम, ये इक्वेशन डिराइव करना। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल का मतलब बाद की वेलोसिटी। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, पहले की वेलोसिटी। a क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। वो किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर है सभी को। तो ये वैल्यू होती है किसकी, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ये सब चीज़ें क्लियर है। तो इसको हम यूटिलाइज करेंगे। कैसे यूटिलाइज करेंगे, हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ा, क्या पढ़ा, फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन मास। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू f अपॉन m इंटू s। ये क्लियर है सभी को। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, 2 इंटू f इंटू s अपॉन m। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर ये प्लस का u स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू fs अपॉन m। m को इधर भेज देते हैं तो m इंटू वी स्क्वायर माइनस m इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2f इंटू s। ये क्लियर है सभी को। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड में m इंटू वी स्क्वायर माइनस m इंटू यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू f इंटू s।
ये हमारे पास इधर क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। ये क्लियर है सभी को? इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास mv² बाई 2 माइनस mu² बाई 2 इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू दिस। ये क्लियर है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, वर्क के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, वर्क के। और काइनेटिक एनर्जी भी हमने पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², हाफ mv²। तो ये क्या है, हाफ mv² और ये क्या है, हाफ mu²। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, k फाइनल माइनस k इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क। क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। ये किसके इक्वल होती है, वर्क डन के। क्लियर है? तो वर्क इज इक्वल्स टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। ये प्रॉब्लम इसके अंदर। तो हम इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, वर्क। और स्टेटमेंट क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम का, अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेटमेंट द टोटल work is equal to change in kinetic energy, or we can say the total work we do converts into energy। जो टोटल वर्क हम लोग करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। इज दैट क्लियर? बट वर्क होता क्या है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ force and displacement। work is the product of force and displacement। force और displacement का प्रोडक्ट होता है क्या, वर्क। क्या मतलब है इसका, ये क्लियर है? जब हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज नथिंग, इट इज जस्ट अ पुश और पुल। फोर्स क्या होता है, पुश और पुल। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम धक्का लगाते हैं, जब हम क्या लगाते हैं, धक्का, या फिर हम उसको खींचते हैं, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, खींचते हैं, तो जो उसके ऊपर वर्क होता है, तो जो उसके ऊपर फिजिकल क्वांटिटी एक्ट करती है वो कौन सी होती है, फोर्स। दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज फोर्स, एंड फोर्स इज पुश और पुल। और वर्क क्या होता है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हम थोड़ा सा वर्क के बारे में और पढ़ते हैं, वर्क क्या होता है। अब हम देखते हैं कि वर्क क्या होता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि वर्क इक्वल्स टू वर्क होता क्या है, अकॉर्डिंग टू साइंस। वर्क क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या अप्लाई करें, फोर्स, और उसकी पोजीशन में क्या आ जाए, चेंज आ जाए, और उसकी पोजीशन में क्या आ जाए, चेंज, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। बट अकॉर्डिंग टू साइंस व्हाट इज वर्क, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, वर्क प्रोडक्ट होता है दो चीजों का, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एक क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स का, इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, कितने मास का, m मास का, हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस तरह से, इस तरह से हम इस पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स। तो जब हम इस पे इस तरह से फोर्स को अप्लाई करेंगे, फोर्स इस तरफ जा रहा है, फोर्स इस तरफ जा रहा है, तो जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स इस तरह से अप्लाई करेंगे तो ये ब्लॉक इस तरफ मूव करेगा, और हो सकता है कुछ टाइम के बाद उसकी पोजीशन क्या हो जाए, ये हो जाए, उसकी पोजीशन क्या हो जाए, ये। तो फोर्स का वो पार्ट जो ये डिस्प्लेसमेंट ला रहा है, फोर्स का वो पार्ट जो ये डिस्प्लेसमेंट ला रहा है, डी, इसकी पोजीशन को यहाँ से यहाँ तक चेंज कर रहा है। फोर्स का वो पार्ट जो इसमें डिस्प्लेसमेंट ला रहा है, डी, जो हॉरिजॉन्टल के साथ है, उस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये किसके इक्वल होते हैं, इस डायग्राम की हेल्प से देखते हैं, इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोर्स इस तरह से लग रहा है और कितना एंगल बना रहे हैं,
थीटा। कितना एंगल बना रहा है? थीटा फोर्स के साथ। तो थीटा ही एंगल बना रहा है फोर्स के साथ। तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ये कितना होता है? f cos थीटा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो कितना होता है? f sin थीटा। तो जो कंपोनेंट इसके साथ, जो हमेशा थीटा के साथ जो भी कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? कॉस कंपोनेंट। और जो थीटा के अलावा कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? साइन कंपोनेंट। तो f cos थीटा एंड f sin थीटा, ये दो कंपोनेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं। कितने कंपोनेंट्स बन रहे हैं? दो। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होता है? f cos थीटा। और अगर डिस्प्लेसमेंट कितना है? d है, तो वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? f cos थीटा इंटू डी। f cos थीटा इंटू डी। क्लियर है सभी को यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये क्या हो जाएगा इसका टोटल? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है इसमें? d है, और वर्क कितना कर रहा है? f cos थीटा इंटू डी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये हमारे पास इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं इसमें? फॉर्मूला किसका? वर्क डन का। कोई प्रॉब्लम? अब वर्क कब जीरो हो सकता है? वर्क कब जीरो हो सकता है? कब हो सकता है? दो कंडीशंस में, या तो f किसके इक्वल हो? जीरो के। f किसके इक्वल हो? जीरो के। d, और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो? जीरो के। फोर्स किसके इक्वल हो? जीरो के, और डिस्प्लेसमेंट भी किसके इक्वल हो? जीरो के। तो इन दोनों केसेस में, या फिर जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो इन तीनों केसेस में वर्क किसके इक्वल हो सकता है? जीरो के। इज दैट क्लियर? वर्क कैन बी जीरो, वर्क कैन बी जीरो इफ एंड ओनली इफ फोर्स इज जीरो। आपका फोर्स जीरो है, या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इन तीनों केसेस में वर्क किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। और केस क्या हो सकता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, यानी आप फोर्स भी इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहे हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा इस केस में? 0 डिग्री। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो वर्क इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सेकंड केस क्या हो सकता है? थीटा इक्वल्स टू 180। क्या मतलब है इसका? कि फोर्स आप इधर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। फोर्स आप इधर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो वर्क कितना आ जाएगा? -f इंटू डी। -f इंटू डी। क्लियर है सभी को? तो वर्क भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो कब हो सकता है? ये क्लियर है सबको? जीरो कब हुआ था वर्क? कोई प्रॉब्लम इसमें? जीरो कब हुआ था? जब थीटा इक्वल्स टू कितना था? 90। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के आते हैं परपेंडिकुलर। तो ये सब इसके क्या होते हैं? केसेस होते हैं। अब यूनिट क्या होती है वर्क की? यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, और डायमेंशन क्या होती है? ml2 t - 2। ml2 t - 2, ये क्या होती है? इसकी डायमेंशन होती है। क्लियर है? ये कैसे है? या फिर इसकी यूनिट वर्क की और क्या हो सकती है? न्यूटन इंटू मीटर। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो वर्क की एक और यूनिट क्या हो सकती है? न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब हम एक एक एग्जांपल देखते हैं, जब वर्क जीरो होता है, या फिर पॉजिटिव होता है, या नेगेटिव होता है। तो जब थीटा इक्वल्स टू जीरो है, थीटा इक्वल्स टू जीरो का क्या मतलब है? कि आप किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से धक्का दे रहे हैं तो वो उधर ही मूव कर रहा है, वो उधर ही क्या कर रहे हैं? मूव। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जीरो। और थीटा इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम डायरेक्शन में, तो वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। फिर थीटा इक्वल्स टू 180, थीटा इक्वल्स टू 180 अगर होगा तो वर्क इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -f इंटू डी। क्या मतलब है इसका? आप फोर्स तो इधर लगा रहे हैं, बट आपका फोर्स कम था, तो वो ऑब्जेक्ट वापस आपके ऊपर आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट वापस आपके ऊपर आ रहा है, तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव। और थर्ड केस क्या होता है इसका? जब थीटा की वैल्यू 90 है, जैसे हम लोग कुएं में से पानी निकालते हैं, तो फोर्स हम इस तरह से लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट बाल्टी का इस तरह से होता है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क क्या होता है? जीरो। जब दोनों एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव f इंटू डी। जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो नेगेटिव f इंटू डी। क्लियर है आप लोग को?
तो ये सब हमने पढ़ा किसके बारे में, वर्क के बारे में। यूनिट क्या होती है, जूल या फिर न्यूटन इंटू मीटर। डायमेंशन क्या होती है, mL/T-2। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो यहाँ तक किसी टॉपिक के अंदर, दे में आस्क, वो लोग पूछ सकते हैं, वो लोग स्कूल आ सकते हैं अपने डाउट सेशन के अंदर। क्लियर है सभी को? थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।